गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज के लेक्चर में हम लोग विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, एलएलबी सेकेंड ईयर संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 58 मॉर्गेज, जिसके अंतर्गत हम लोग इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी एंड मॉर्गेज मनी सेक्शन 58, साथ ही हम लोग टाइप्स ऑफ मॉर्गेज सेक्शन 58 ए टू जी को अभी पिछले लेक्चर में मैंने इसे खत्म किया, समाप्त किया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको संपत्ति अंतरण अधिनियम विषय के धारा 58 के अंतर्गत मॉर्गेज जो है, बंधक हम किसे कहेंगे, बंधक की डेफिनेशन, बंधक कर्ता, बंधकदार, धारा 58 के अंतर्गत पढ़ा। और धारा 58 ए से लेकर के जी तक टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की बंधक के प्रकार 6 टाइप्स हमने पढ़े। सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज, यूजुफैक्टरी मॉर्गेज, अंग्रेजी बंधक, डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड एनामोलस मॉर्गेज। सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक, स्वत्व विलेख जमा करके बंधक और विलक्षण बंधक, इन सबको हमने पढ़ा। अब आज हम लोग इन्हीं टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के पे बात करते हैं कि सभी बंधक को हमने पढ़ते टाइम देखा, समझा जब पिछले लेक्चर में कि सभी बंधक में कुछ न कुछ उनके स्पेशल कैरेक्टर्स थे, एसेंशियल एलिमेंट्स थे, जो उसे बाकी बंधक से अलग बनाते थे। जैसे सिंपल मॉर्गेज में पर्सनल लायबिलिटी थी, सेल बाय कंडीशनल जो है कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज में सशर्त जो विक्रय द्वारा बंधक था उसमें अलग तरह का हित दिया गया था। मॉर्गेज में भोग बंधक में उपभोग करते हुए प्रतिभूति की राशि को प्राप्त करना था, मूलधन और ब्याज को। तो इसी तरह हमने सभी मॉर्गेज में, 6 मॉर्गेज में देखा कि सबके अपने स्पेशल फीचर्स थे। फिर भी सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हुए भी सभी मॉर्गेजेस में कुछ चीजें कॉमन थी, जिन्हें आज हम लोग पढ़ेंगे कि उन सब मॉर्गेज में क्या समानता थी, और साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि सब में क्या डिफरेंसेस थे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि सभी 6 बंधकों में, सभी ऑल टाइप्स ऑफ 6 मॉर्गेजेस में जो है क्या इक्वलिटी थी, समानता थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। सभी बंधक जो थे आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित थे। अचल संपत्ति जो थी, जहां पे मॉर्गेज हम कर रहे थे, तो अचल संपत्ति सिंपल मॉर्गेज देखें, चाहे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक देखें, या भोग बंधक अंग्रेजी बंधक देखें, या टाइटल डीड्स को जमा करके बंधक हो, या विलक्षण बंधक हो, सभी में अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। साथ ही ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट, हित का अंतरण, कि जब आप किसी में हित का अंतरण कर रहे थे तभी मॉर्गेज संभव हो पा रहा था। हित का अंतरण से तात्पर्य यहाँ पे है कि जैसे भोग बंधक में यूज करने का, उपभोग करने के हित का अंतरण किया गया। टाइटल डीड्स में स्वतः विलेख जो थे उनके निक्षेप का, उनके प्रयोग करने का, या उनका अंतरण किया गया। इसी तरह अंग्रेजी बंधक में भी हित का अंतरण किया गया। तो सभी जो मॉर्गेज थे आपके, सिंपल मॉर्गेज है, या कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज है, या इंग्लिश मॉर्गेज है, एनामोलस मॉर्गेज है, सब में अचल संपत्ति के साथ हित का अंतरण किया गया, जिसको वहां पे कहा गया कि जो जमानत के तौर पे जो ऋण लिया जा रहा है, जो आप सिक्योरिटी और डेब्ट में समझेंगे कि सिक्योरिटी के तौर पे जो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी रख रहे थे, सभी में सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी के तौर पे जो है बतौर जमानत जो था, ऋण की अदायगी के वास्ते जो जमानत रखी जा रही थी, वो सिंपल मॉर्गेज में भी था और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में भी था, अंग्रेजी बंधक में भी है। सभी मॉर्गेज में सिक्योरिटी रखी गई थी, और ऋण के बदले में डेब्ट के साथ
कि ऋण का चुकारा या जो कर्ज है उसको चुकारा हम लोग कर देंगे। साथ ही सब में क्या था, धन संबंधी जो लायबिलिटी थी, पिक्यूनियरी लायबिलिटी या मनी लायबिलिटी जिसे हम कहते हैं, धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो रहा था। वो धन संबंधी जो ऋण या डेब्ट जो था, जो उन्होंने ऋण लिया वो जो है उसको चुकाना था। साथ ही धन में मूलधन प्लस ब्याज दोनों इंक्लूड थे, जो सभी मॉर्गेज में, ऑलमोस्ट सभी में, सारे के सारे जितने भी 1 से लेके 6 तक A to G आपने जो टाइप्स देखे उनमें सब में धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो रहा था। तो आपने इस प्रकार ये देखा कि सारे मॉर्गेज अलग अलग होते हुए भी उनमें अलग अलग कुछ फीचर्स होने के बावजूद भी कुछ चीजें इन मॉर्गेजेस में कॉमन थी। प्रॉपर्टी का होना, अचल संपत्ति निहित होना और ट्रांसफर किसी हित का अंतरण करना, श्योरिटी के तौर पे ऋण जो आप ले रहे हैं, बतौर जमानत जो आप कर्ज ले रहे हैं उसमें आप प्रतिभूति के तौर पे कोई संपत्ति गिरवी रख रहे हैं, और जब संपत्ति गिरवी रख रहे हैं तो आप जो कर्ज चुका रहे हैं वो धन संबंधी दायित्व उत्पन्न कर रहा है। तो आइए अब बात करते हैं, हमने जाना समानताएं, तो हमने जानी कि सभी जो मॉर्गेज हैं उनमें क्या आपस में समानता है। तो अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, कि सभी जो बंधक हैं उनमें समानताएं होने के बावजूद भी कुछ असमानताएं हैं जो हम यहाँ पे आज समझ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। आपको याद होगा मैंने जब सिंपल मॉर्गेज बताया था तो उसमें बताया था कि पर्सनल लायबिलिटी है, पोजीशन नहीं दिया जाता, कब्जा नहीं दिया जाता है, व्यक्तिगत दायित्व उसमें दिया जाता है। तो जब पोजीशन पॉइंट पे हम बात करें मॉर्गेज की, तो उसमें सबसे पहले सिंपल मॉर्गेज में आप देखेंगे कि पोजीशन नहीं दिया जा रहा। बाकी जो मॉर्गेज है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, भोग बंधक है, क्योंकि जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं भोग बंधक में तो पोजीशन देना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक उपभोग नहीं करेगा तो मूलधन और ब्याज की वसूली कैसे होगी। सिक्योरिटी के तौर पे ही उसे वो दिया जा रहा है कि आप मूलधन और ब्याज उसको यूज करते उपभोग करते हुए आप वसूलेंगे, तो पोजीशन अनिवार्य है। इसी तरह भोग बंधक और अंग्रेजी बंधक और सौतो विलेख जमा करके बंधक जो दिया जा रहा था उन सब में भी पोजीशन दिया गया। लास्ट जो हमने पढ़ा विलक्षण बंधक, क्योंकि उसमें एक से अधिक कैरेक्टर थे बाकी बंधकों के, या फिर इनमें से कोई भी फीचर्स नहीं थे, तो इसलिए जो विलक्षण बंधक है उसमें पोजीशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि पोजीशन दिया जाएगा तब तो पोजीशन दिया जाएगा, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर उसमें पोजीशन नहीं दिया जाएगा। इसे मैंने विलक्षण बंधक जब पढ़ाया था तब एक केस बताया था, लाल नरसिंह प्रताप बहादुर सिंह वर्सेस मोहम्मद याकूब खान। उस केस में भी यही हुआ था कि बंधककर्ता ने बंधक ऋण को 35 सालों में पूरा करने का करार किया था। अब बंधक उसको जो संपत्ति उसी तरह से सिंपल मॉर्गेज यानी पर्सनल लायबिलिटी भी थी, और साथ ही उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को भी उसको दे दिया था। तो फिर ये भोग बंधक कहा जाएगा कि व्यक्तिगत जो सादा बंधक है वो बंधक होगा, इसलिए इसे विलक्षण बंधक कहा गया था इस केस में। तो विलक्षण बंधक में जब पोजीशन की बात आती है एक्सक्यूज मी, विलक्षण बंधक में जब बंधक की बात आती है तो वहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि संविदा में अगर ऐसा है कि पोजीशन दिया जाएगा तो दिया जाएगा, बाकी सभी मॉर्गेजेज में पोजीशन दिया जाता है। सिंपल मॉर्गेज में पोजीशन नहीं दिया जाता। इसी तरह सेकंड जो है टाइटल है वो है पर्सनल लायबिलिटी, व्यक्तिगत दायित्व है। तो व्यक्तिगत दायित्व जो है आपने देखा कि सिंपल मॉर्गेज में पर्सनल लायबिलिटी होती है। बाकी सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, क्योंकि इसमें पर्सनल लायबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑस्टेंसिबल सेल जैसा तो ये दृश्यमान जो विक्रय है वो तो पहले ही प्रतीत हो रहा है, अगर ऋण नहीं चुकाया तो वो सेल में बदल जाएगा। इसी तरह भोग बंधक में था, और अंग्रेजी बंधक और टाइटल जो डीड्स जमा करके बंधक था उनमें भी यही था। तो पर्सनल लायबिलिटी जहां पे बात आती है वहां पे सिंपल मॉर्गेज में तो ये है और बाकी सब में ये नहीं होता है। और विलक्षण बंधक में फिर वापस से वही बात आती है कि संविदा पे डिपेंड होता है कि संविदा की शर्तें अगर हैं कि पर्सनल लायबिलिटी होगी, सादा बंधक प्लस कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज हुआ तो फिर व्यक्तिगत लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज और साथ ही यूटिलिटी मॉर्गेज हुआ तो फिर
पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। इसी तरह थर्ड टॉपिक है आपका राइट टू सेल, बेचने का अधिकार। सेक्शन जो बात आती है, जब आपने देखा टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, जब देखा तो सिंपल मॉर्गेज में आपने देखा कि उसे बेचने का अधिकार होता है लेकिन न्यायालय की डिग्री के पश्चात। इसी तरह सभी मॉर्गेज जो आपने देखे उनमें सादा बंधक और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, उनमें बेचने का राइट उनके पास था। जबकि भोग बंधक और अंग्रेजी बंधक जो है उनमें बेचने का अधिकार नहीं था। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि भोग बंधक में बेचने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ उपभोग करते हुए अपने ऋण और मूलधन की वसूली करेगा। इसी तरह अंग्रेजी बंधक में भी बेचने का राइट नहीं था। और जो टाइटल डीड जमा करके जो बंधक किया जाता है उसमें बेचने का अधिकार होता है। विलक्षण बंधक में तो डिपेंड है हर चीज संविदा पे। और बाकी जो है जैसे अब बात करें हम, जैसे सेकंड मॉर्गेज में था कंडीशन सेल बाय मॉर्गेज में कि सशर्त विक्रय द्वारा जो बंधक था उसमें क्या था, दिखावटी विक्रय था। बाकी किसी में भी विक्रय नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है फोरक्लोजर डिफरेंस का, कि अब जब्ती, जब्ती देखिए, अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास कोई चीज है तभी तो आप उसे जब्त कर पाएंगे। जैसे सिंपल मॉर्गेज में आपने देखा कि पर्सनल लाइबिलिटी है, प्रॉपर्टी दी ही नहीं गई, तो प्रॉपर्टी नहीं है तो जब्ती नहीं होगी। कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज जो था उसमें भी जब्ती नहीं होती है, भोग बंधक में भी जब्ती नहीं होती है, सिर्फ उपभोग करके आपको मूलधन और सारा पैसा ब्याज जो है वो वसूलना होता है। ऐसे ही अंग्रेजी बंधक और सॉफ्टवेयर अभिलेख जमा करके जो बंधक है उसमें भी फोरक्लोजर नहीं होता है, जब्ती का अधिकार नहीं होता है। बाकी सब चीजें जो हैं आपकी जैसे कंडीशंस अगर कोई होंगी तो वो विलक्षण बंधक में होंगी, बाकी कंडीशंस किसी भी मॉर्गेज में नहीं है। बाकियों में जो इनके फीचर्स हैं वही मौजूद होंगे, जबकि विलक्षण बंधक में संविदा की शर्तों पे डिपेंड करता है कि उनके साथ साथ और शर्तें कुछ हो सकती हैं या नहीं हो सकती। नेक्स्ट सेक्शन 59 जो है वो ये कहता है कि बंधक जो कब, बंधक जो है कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए। मॉर्गेज जो है कब हम उसे मॉर्गेज टू बी एश्योरेंस, कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाएगा। वेयर द प्रिंसिपल इज सिक्योर्ड इज 100 रुपीज और अपवर्ड्स, ए मॉर्गेज other than a mortgage by deposit of title deeds can be effected only by a registered instrument signed by the mortgagor and attested by at least two witnesses. Where the principal money secured is less than 100 rupees, a mortgage may be effected either by a registered instrument signed and attested as aforesaid, or except in the case of a simple mortgage by delivery of the property. अर्थात जहां प्रतिभूत मूलधन 100 रुपया से अधिक है वहां वे बंधक जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक से भिन्न है, बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षर और कम से कम 2 साखियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्टर्ड लिखत द्वारा किया जाएगा। इस सेक्शन को मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पढ़ाए थे, सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल सेल बाय मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, तब सभी में मैंने सेक्शन 59 का जिक्र किया था और कहा था कि टीपी जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है उसमें इंटरप्रिटेशन क्लोज में भी स्पष्ट रूप से यही लिखा हुआ है कि 100 रुपया से अधिक की कोई वस्तु होगी तो वो रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड जब होगी, रजिस्टर्ड डीड द्वारा होगी, तो यहाँ यही है सेक्शन 59 कहता है कि रजिस्टर्ड होगी और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अटेस्टेड वो होगी तो ही किया जाएगा। और अगर प्रतिभूत मूलधन या 100 रुपए से कम है वहां बंधक या तो उपयुक्त जैसे हस्ताक्षरित होगा या फिर अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत जो है उसकी संपत्ति की डिलीवरी द्वारा किया जा सकेगा। अब अगर 100 रुपया अधिक की वस्तु है तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, क्योंकि भाई वो तो रजिस्टर्ड लिखत द्वारा की जाएगी। यही सेक्शन 59 ये बताता है, सभी मॉर्गेजेस पे लागू होता है, सभी ऑल टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस पे, कि कम से कम 2 साक्ष्यों द्वारा अटेस्टेड होगा और बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की इसे देवदत्ता सील वर्सेज रावणलाल फुलारा AIR 1986 के केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा इसे और अधिक डिस्क्राइब रूप से समझाया गया कि अगर मान लीजिए हम लोग किसी रजिस्ट्री का पार्शियली हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो फिर ये सिद्धांत लागू करके हम इसे ये नहीं कह सकते कि रजिस्ट्री आवश्यक नहीं थी। रजिस्ट्री में भी मस्ट,
कोई भी डॉक्यूमेंट जब होगा 100 रुपए से अधिक की अगर उसकी वैल्यू है संपत्ति जो है तो रजिस्ट्री आवश्यक है। कोई भी ऐसा दस्तावेज जो किसी संपत्ति पे कोई बंधक या उत्पन्न करता है तो उसके संविभाग से ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वो सही डीड है। रजिस्ट्रेशन उसके लिए एक असेंशियल कंडीशन है। इसी प्रकार ताराचंद वर्सेस सागरबाई AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 2059 के केस में भी यही कहा गया। सेक्शन 59 के को सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंधक विलेख पे बंधककर्ता के हस्ताक्षर जो होंगे वो सही हैं, रजिस्ट्री होगी और कम से कम 2 विटनेसेस जो होंगे वो उसको अटेस्ट करेंगे। ये सब चीजें मॉर्गेज डीड पे होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार आपने देखा जैसा मैंने पहले भी बीच बीच में बताया कि रजिस्ट्रेशन किसी भी डॉक्यूमेंट का चाहे मॉर्गेज डीड हो या कुछ भी हो रजिस्ट्री उसकी। इसी का सेकंड पार्ट 59A जो है वो बात करता है रेफरेंसेस टू द मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजेज टू इंक्लूड पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम देम कि अगर बंधककर्ता और बंधकदारों के प्रति निर्देशों के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति भी आते हैं जिनसे जिन्हें जिन्हें उनसे हक मिलता है। हक से तात्पर्य यहाँ पे है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो मोर्गेजी जैसे है बंधक करता है, जिसने बंधक किया उसकी डेथ हो गई तो फिर जो ऋण वसूलेगा वो कौन लेगा या प्रॉपर्टी कौन छुटाएगा? मोर्गेजी और मोर्गेजर में, बंधककर्ता और बंधकदार में उसके उत्तराधिकारी जो होंगे उनको भी यहाँ पे शामिल माना गया है। ये सेक्शन 59 ये इसमें कहता है। ये बहुत पहले संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं था, ये 1929 के अमेंडमेंट द्वारा इसमें जोड़ा गया कि बंधककर्ता और बंधकदारों के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें उनसे हक प्राप्त हुआ है। Unless otherwise expressly provided in this chapter, to mortgagors and mortgagees shall be deemed to include references to person deriving title from them respectively। अर्थात जब तक कि अभिव्यक्त तौर पर अन्यथा उपबंधित न हो इस अध्याय में बंधककर्ताओं और बंधकदारों के प्रति निर्देशों के अंतर्गत वो सभी व्यक्ति भी समझे जाएंगे जिनसे उन्हें हक मिलता है, हक उत्पन्न होता है। बंधककर्ता शब्द के अंतर्गत बंधकी संपत्ति और फिर उसके बाद जो उसको खरीदने वाले होंगे, जो बाकी क्रेता होंगे वो भी, और जैसे मान लीजिए मॉर्गेज जो बंधकदार है जिसने की है वो छुटवा नहीं पाता और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं संपत्ति में या उस बंधकदार में जिससे कि वो नहीं ले पाता तो उसके उत्तराधिकारी को उनसे छुटवाने का अधिकार है। ऐसे ही जो बंधक करता है उसके भी उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी को रोके रखने का राइट है। तो इसलिए सेक्शन 59A ये कहता है कि जो उसमें इंक्लूड है लोग, एक केस है मोहम्मद सिद्दीक खान वर्सेस नसीरुल्लाह खान इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें ये कहा गया प्रिवी काउंसिल द्वारा, बहुत पुराना केस है, कि बंधककर्ता और बंधकदार के उत्तराधिकारियों को भी इसके अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर जो है बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व है उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।